पसंदीदा कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं वैभव राज शुक्ला। किसी भी स्वस्थ लोकतंत्र में सवाल पूछना बेहद जरूरी है। दरअसल किसी भी महत्वपूर्ण विषय में तर्क वितर्क से ही उस विषय का महत्व समझ में आता है। भारत में कानून बनाने की प्रक्रिया संसद में होती है। जनहित से जुड़े हर मुद्दे संसद तक पहुंचे, इसके लिए व्यवस्था भी की गई है। भारतीय संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों में लोकहित से जुड़े मुद्दों पर सरकार का ध्यान आकर्षित करने और उस पर जवाब मांगने के लिए प्रश्नकाल की व्यवस्था की गई है। प्रश्नकाल के दौरान कोई भी सदस्य सरकार से जनहित से या किसी भी मुद्दे से जुड़े प्रश्न मौखिक या लिखित रूप से मांग सकता है। दरअसल संसद सदस्य के लिए लोगों के प्रतिनिधि के तौर पर यह जरूरी हो जाता है कि वो अपने कर्तव्य निर्वहन के लिए सरकार के क्रियाकलापों के बारे में जानकारी रखे और जनहित से जुड़े मुद्दों को सरकार के समक्ष उठाए। ऐसे में प्रश्न पूछने का मूल उद्देश्य लोक महत्व के मामले में जानकारी प्राप्त करना होता है। इस स्थिति में प्रश्नकाल का महत्व काफी बढ़ जाता है। आज विशेष में हम बात करेंगे संसद के सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में से एक प्रश्नकाल की। इसके साथ ही बात करेंगे प्रश्नकाल के दौरान प्रश्न पूछने की प्रक्रिया और प्रश्नों के प्रकार के बारे में। साथ ही साथ हम अंतर जानेंगे शून्यकाल और प्रश्नकाल पर। तो आइए शुरू करते हैं आज का विशेष। प्रश्नकाल संसद की सबसे प्रमुख कार्यवाहियों में से एक। लोगों के लिए, मीडिया के लिए और खुद संसद सदस्यों के लिए कोई दूसरा कार्य इतनी दिलचस्पी पैदा नहीं करता जितना प्रश्नकाल करता है। इसका संसद की कार्यवाही में विशेष महत्व है। प्रश्न पूछना सदस्यों का संसदीय अधिकार है। प्रश्नकाल के दौरान सदस्य प्रशासन और सरकार के कार्यकलापों के प्रत्येक पहलू पर प्रश्न पूछ सकते हैं। सदस्य प्रश्नकाल के दौरान प्रासंगिक जानकारी चाहते हैं। इसके लिए उनको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संबंधी सरकारी नीतियों पर पूरा ध्यान केंद्रित होता है। प्रश्नकाल सरकार को कसौटी पर खरा उतरने की भी एक परीक्षा है। हमारी संसदीय व्यवस्था में प्रश्न को बेहद महत्वपूर्ण माना गया है। इसके लिए संसद के दोनों सदनों में अलग से प्रश्नकाल की व्यवस्था की गई है। संसदीय प्रश्न एक ऐसा माध्यम है जिसके जरिए संसद प्रशासन पर नजर रखता है। इसका इस्तेमाल हर प्रतिनिधि द्वारा संसदीय लोकतंत्र में किया जाता है। संसदीय प्रणाली में सरकार अपने कामकाज के लिए संसद के प्रति और संसद के माध्यम से लोगों के प्रति उत्तरदायी होती है। प्रश्न पूछना एक संसदीय युक्ति या उपाय है जिसके जरिए सरकार की जवाबदेही भी तय की जाती है। संसद सदस्यों को लोक महत्व या जनहित से जुड़े मामलों पर सरकार के मंत्रियों से प्रश्न पूछने का अधिकार है। मानवर, मैं ये जानना चाहूंगा आपसे कि क्या आज गंगा स्वच्छ हो गई है? प्रश्न पूछने का मूल मकसद ये है कि जनहित से जुड़े किसी मामले पर जानकारी हासिल की जाए और उससे संबंधित तथ्यों को आम लोग भी जान सके। प्रश्न से ये जानने में मदद मिलती है कि सरकार अपने काम को सही तरीके से कार्य रूप दे रही है या नहीं। सवालों के जरिए प्रशासन के सभी पहलुओं की छानबीन हो जाती है। संसदीय परंपरा हमने ब्रिटेन से ली थी जब हमारा संविधान बना था। और ब्रिटेन की संसदीय परंपरा में जो सदन जब भी मिलता है तो सबसे पहला जो उसका कार्यक्रम है वो प्रश्नकाल होता है। प्रश्नकाल 1 घंटे का होता है। तो हमने भी अपने देश में जब चुनाव हुए तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों में प्रश्नकाल को लिया। राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों में पहले हर बैठक की शुरुआत में 1 घंटे का वक्त प्रश्नकाल का होता था। यानी सुबह 11 बजे से दोपहर 12 बजे तक का वक्त प्रश्नकाल के लिए था। लोकसभा के लिए प्रश्नकाल का ये समय अभी भी यही है, लेकिन राज्यसभा के लिए प्रश्नकाल के समय में बदलाव किया गया है। अन्य विधायकों की तरह राज्यसभा ने अपनी प्रक्रिया कार्य संचालन विषयक नियमों में प्रश्न पूछने संबंधी प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है। राज्यसभा की पहली बैठक 13 मई 1952 को आयोजित की गई थी, लेकिन 26 मई 1952 तक सदन में कोई प्रश्न नहीं होता था।
प्रश्न पूछने और उत्तर देने के लिए पहली बार आधे घंटे का प्रावधान 27 और 28 मई 1952 को किया गया था। यानी राज्यसभा में पहली बार प्रश्न 27 मई 1952 को रखे गए थे। सभापति राज्यसभा ने 14 जुलाई 1952 को नियमों में संशोधन करने की घोषणा की। उसके बाद से हर सोमवार से गुरुवार बैठक का पहला घंटा प्रश्नों के लिए निर्धारित किया गया। सदन में इस प्रक्रिया का पालन 21 जुलाई 1952 से जुलाई 1964 तक किया गया। इस प्रक्रिया को यानी प्रश्नकाल को शुक्रवार की कार्यवाही में शामिल करने के लिए नियमों में फिर से संशोधन किया गया। राज्यसभा में सुबह 11 बजे से 12 बजे तक प्रश्नकाल की परंपरा राज्यसभा की 232वें सत्र तक जारी रही। नवंबर 2014 में नियमों में फिर से बदलाव किया गया। राज्यसभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन विषयक नियम के नियम 38 को संशोधित किया गया। राज्यसभा में प्रश्नकाल का समय दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक कर दिया गया। यह समय राज्यसभा के 233वें सत्र से लागू किया गया। वर्तमान में राज्यसभा में प्रश्नकाल दोपहर 12 बजे से शुरू होकर 1 बजे खत्म होता है। पहले दोनों ही सदनों में प्रश्नकाल 11 बजे से 12 बजे तक होता था, लेकिन अभी कुछ पिछले समय से इसमें बदल करके, क्योंकि एक ही समय पर मंत्रियों को दोनों सदनों में रहना उपस्थित मुश्किल था, तो अब लोकसभा में जो प्रश्नकाल है वो 11 से 12 बजे तक होता है और राज्यसभा में 12 से 1 बजे तक होता है। प्रश्नकाल के दौरान दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा में सरकारी सदस्यों से अलग अलग मुद्दों और समस्याओं के साथ ही सरकार के क्रियाकलापों पर प्रश्न पूछे जाते हैं। जरूरी होने पर संसदीय व्यवस्था में कभी कभी जिम्मेदार गैर सरकारी सदस्यों से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सदनों की इस कार्यवाही को संसदीय प्रश्नोत्तर कहा जाता है। संसद में प्रश्न पूछने के लिए सदस्यों को पहले से सूचना देनी होती है। संसद में प्रश्नों का उत्तर दिए जाने के अलग अलग तरीकों के आधार पर संसदीय प्रश्नों को 3 श्रेणियों में बांटा जाता है। कुछ सवालों में मौखिक उत्तर दिए जाते हैं तो कुछ के लिखित। यह सदन के अध्यक्ष या सभापति के विवेक पर निर्भर करता है कि वे किसी प्रश्न को तारांकिक श्रेणी में रखें या अतारांकिक श्रेणी में। इसके अलावा संसदीय व्यवस्था में अल्प सूचना प्रश्न का भी प्रावधान है। प्रश्नकाल इसलिए है कि ये जो सदस्य होते हैं जो सरकार में नहीं होते, उनको सरकार से प्रश्न पूछने का, जानकारी हासिल करने का यही एकमात्र सबसे अच्छा साधन है। प्रश्नकाल में सदस्य सरकार से हर मामले पर प्रश्न कर सकते हैं। तो जब हमने प्रश्नकाल लिया अपने संसदीय लोकतंत्र में, तो उसके लिए 1 घंटे का समय लोकसभा में, 1 घंटे का समय राज्यसभा में निर्धारित किया। प्रश्नकाल संसदीय प्रक्रिया की कार्यवाही में सबसे महत्वपूर्ण मदों से एक है और इससे संसद की संपूर्ण संस्था को अधिक महत्व हासिल होता है। जनता के प्रति मंत्रियों की सामूहिक और अलग अलग जवाबदेही होती है। आम लोगों के दैनिक जीवन को प्रभावित करने वाले मामलों के लिए प्रश्नकाल ने संसद में काफी महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया है। प्रश्न पूछने का मकसद जानकारी हासिल करना तो होता ही है, इससे जवाबदेही भी सुनिश्चित होती है। प्रश्न विधायी कार्यों के साथ साथ सरकार पर संसद के नियंत्रण को भी सुनिश्चित करता है। बेसिकली प्रश्नकाल के दौरान जो आंसरेबिलिटी होती है एग्जीक्यूटिव की, मैं समझता हूं उसमें एक ट्रांसपेरेंसी आती है। जनता को पता चलता है कि माननीय सदस्य जो हैं वो भी इस बारे में कॉन्शियस हैं और एग्जीक्यूटिव दैट इज द मिनिस्टर जो हैं सरकार के, वो भी इस बारे में कॉन्शियस हैं और जो प्रश्न उठाए जाते हैं उसके ऊपर सरकार का ध्यान आकर्षित किया जाता है। और सरकार अगर ऑलरेडी उसके ऊपर कोई कार्रवाई कर रही है तो माननीय सदस्यों को और माननीय सदस्यों के माध्यम से जनता को बताती है कि उन विषयों पर क्या कार्रवाई हो रही है। हमारे देश में संसदीय लोकतंत्र में प्रश्नकाल में पूछे गए प्रश्नों को बहुत महत्व दिया जाता है। हमारा जितना भी सरकारी तंत्र है वो अपनी पूरी ताकत लगाकर उन प्रश्नों के उत्तर तैयार करता है, क्योंकि वो सदन में पूछे जाने वाले हैं। तो इसी तरह से 2 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। उसमें से ये उम्मीद की जाती है कि प्रश्नों के उत्तर संक्षिप्त और सटीक होने चाहिए। मंत्रियों की ओर से दी जाने वाली जानकारी बेहद प्रामाणिक मानी जाती है। यही कारण है कि गलत या अधूरा उत्तर सदन को गुमराह करने के प्रयास के तौर पर देखा जाता है। ऐसा होने पर विशेषाधिकार का प्रश्न भी उठाया जा सकता है। अगर बाद में ये पाया जाता है कि वास्तविक रूप से दी गई जानकारी गलत या सच्चाई से परे है, तो तारांकिक प्रश्न यानी मौखिक जवाब के मामले में
मंत्री को सभा में पहले दिए गए उत्तर में सुधार करने वाला एक वक्तव्य देना पड़ता है और आतरंगिक प्रश्न के मामले में एक विवरण सभा पटल पर रखना होता है। जिस मामले में मंत्री ये समझते हैं कि वो पूर्ण और सटीक जानकारी नहीं दे पाएंगे तो वो प्रश्न के उस भाग के संबंध में और समय मांग सकते हैं। ऐसा करने पर मंत्री सदन को ये भरोसा देते हैं कि सूचना हासिल होते ही वो इसे सदन को देंगे। ऐसे आश्वासनों पर सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति करीबी तौर पर निगरानी रखती है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। संसदीय परंपरा में संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा में जनहित से जुड़े मुद्दों पर प्रश्न पूछने का लंबा इतिहास रहा है। ये प्रश्न सरकारी सदस्यों से अलग अलग मुद्दों और समस्याओं के साथ ही सरकार के क्रियाकलापों पर पूछे जाते हैं। जरूरी होने पर कभी कभी गैर सरकारी सदस्यों से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। संसद की दोनों सदनों में इस कार्यवाही को प्रश्नकाल कहा जाता है। आइए जानते हैं प्रश्नकाल के दौरान किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं और उनकी क्या प्रक्रिया है। संसद के दोनों सदनों में संबंधित मंत्रियों के विशेष संज्ञान के दायरे में लोक महत्व से जुड़े विषयों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछने का अधिकार है। इसके लिए प्रश्नकाल की व्यवस्था की गई है। संसद में प्रश्नों का उत्तर दिए जाने के अलग अलग तरीकों के आधार पर संसदीय प्रश्नों को अलग अलग श्रेणियों में बांटा गया है। आमतौर पर प्रश्न 3 श्रेणियों के होते हैं, जिसमें तारांकिक, अतारांकिक और अल्प सूचना प्रश्न शामिल होते हैं। लेकिन कभी कभी गैर सरकारी सदस्यों से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इनमें तारांकिक प्रश्नों का उत्तर सदन में मौखिक रूप से दिया जाता है। इन प्रश्नों के उत्तर के बाद सदस्यों द्वारा उन पर अनुपूरक प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। इन प्रश्नों पर पहचान के लिए तारांक बना रहता है, इसलिए इन्हें तारांकिक प्रश्न कहा जाता है। वहीं अतारांकिक प्रश्न का उत्तर लिखित रूप में दिया जाता है और इन पर तारांक नहीं होता है। अतारांकिक प्रश्नों पर कोई अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछा जा सकता है। कभी कभी किसी लोक महत्व से जुड़ा कोई मुद्दा इतना महत्वपूर्ण हो जाता है कि उसे देर तक टाला नहीं जा सकता। ऐसे में अल्प सूचना प्रश्न लोकसभा में साधारण प्रश्न के लिए निर्धारित 10 दिन की अवधि से कम समय की सूचना देकर पूछा जा सकता है, जबकि राज्यसभा में 15 दिन से कम समय की अवधि में सूचना देकर अल्प सूचना प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके अलावा निजी सदस्य से भी प्रश्न पूछा जा सकता है, लेकिन शर्त यह है कि प्रश्न का विषय किसी विधेयक या संकल्प या अन्य विषय से संबंधित हो, जिसके लिए वो सदस्य उत्तरदायी हो। ऐसे प्रश्नों से संबंधित प्रक्रिया वही है जो मंत्री को संबोधित प्रश्नों में अपनाई जाती है। जनरली 3 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। स्टार्ड क्वेश्चन होते हैं, अनस्टार्ड क्वेश्चन होते हैं और शॉर्ट टर्म नोटिस क्वेश्चन होते हैं। स्टार्ड क्वेश्चन वो होता है जिसमें मंत्री ओरल रिप्लाई हाउस को देता है और उसके ऊपर सदस्य को यह अधिकार होता है कि स्पीकर की परमिशन से वो उस पर सप्लीमेंट्री सवाल पूछ सकता है। जो अनस्टार्ड क्वेश्चन होता है उसकी रिटन रिप्लाई हाउस के पटल पे रखी जाती है और शॉर्ट ड्यूरेशन नोटिस जो होता है, क्वेश्चन जो होता है, उसमें अगर कोई ऐसा इंपॉर्टेंट विषय आ गया जिसको आप 15 दिन की वेट नहीं हो सकती है तो स्पीकर की परमिशन से शॉर्ट ड्यूरेशन नोटिस भी जो क्वेश्चन जो है वो सदस्य पूछ सकते हैं। किसी भी संसद सदस्य को प्रश्न पूछने के लिए कम से कम 15 दिन पहले सूचना देना होती है। कोई भी सदस्य अपने प्रश्न के लिए मौखिक या लिखित दोनों तरह के उत्तर देने के लिए सूचनाएं दे सकता है, लेकिन ये लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति के ऊपर निर्भर करता है कि वो किसी प्रश्न को मौखिक उत्तर के लिए रखे या लिखित उत्तर के लिए। सदस्य को प्रश्न की सूचना में विषय वस्तु के अलावा संबंधित मंत्री का नाम और जिस दिन वो प्रश्न को सदन में रखवाना चाहता है उस तारीख को स्पष्ट उल्लेख करना होता है। लोकसभा में कोई भी सदस्य किसी दिन के लिए मौखिक और लिखित प्रश्नों दोनों के लिए कुल मिलाकर 10 से अधिक प्रश्न सूचनाएं नहीं दे सकता। हालांकि लोकसभा में किसी भी सदस्य के नाम किसी भी एक दिन में तारांकिक और अतारांकिक उत्तरों के लिए प्रश्न सूचनाओं में 5 से ज्यादा प्रश्न शामिल नहीं किए जा सकते। लोकसभा में किसी एक दिन की तारांकिक प्रश्नों की सूची में 20 प्रश्न होते हैं, जबकि अतारांकिक प्रश्नों की संख्या 230 से ज्यादा नहीं होती। वहीं राज्यसभा में प्रतिदिन 15 तारांकिक प्रश्नों को सूचीबद्ध किया जाता है, जबकि अतारांकिक प्रश्नों की संख्या 160 होती है। सदस्य जो प्रश्न पूछना चाहते हैं वो अपना प्रश्न जो है 15 दिन पहले, जो वो डेट देते हैं 15 दिन पहले उनको अपना प्रश्न जो है वो सेक्रेटरी जनरल जो होता है लोकसभा का या राज्यसभा का, उसके पास भेजना होता है
और जिस मंत्री से वो प्रश्न पूछते हैं उस मंत्री का बताना होता है किस मंत्री से वो क्या प्रश्न पूछना चाहते हैं। जब वो इसकी व्यवस्था कर देते हैं तो 5 दिन का नोटिस मंत्री को दिया जाता है उस क्वेश्चन के ऊपर अपना जवाब देने का। किसी भी प्रश्न की सूचना मिलने के बाद उसकी पूरी जांच पड़ताल की जाती है और उनकी प्राथमिकता निर्धारित करने के लिए बैलेट किया जाता है, यानी उन्हें तारांकिक, अतारांकिक और अल्प सूचना प्रश्न के आधार पर बांटा जाता है और प्रश्नों को अलग अलग संख्या दी जाती है। इसके बाद जिस दिन के लिए किसी तारांकिक प्रश्न को लिया जाता है उसे अध्यक्ष या सभापति द्वारा पूछने के लिए कहा जाता है। इसके बाद वो सदस्य अपने स्थान पर खड़ा होकर प्रश्नों की सूची से केवल प्रश्न संख्या पढ़कर प्रश्न पूछता है। उसके बाद संबंधित मंत्री प्रश्न का उत्तर देते हैं। अगर जो सांसद अपने द्वारा पूछे गए प्रश्न पर अगर संतुष्ट नहीं है सरकार के जवाब से, तो वो स्पीकर को ये भी एक अनुरोध कर सकता है कि मेरे प्रश्न पर एक आधे घंटे की बहस करवाई जाए। उसको शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन कहते हैं, जो सदन की जब कार्रवाई समाप्त हो जाती है 5 बजे के बाद हो जाती है। तो प्रश्नकाल में अगर सांसद संतुष्ट नहीं है तो वो उस पर बहस भी कर सकता है। प्रश्नकाल के दौरान पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर देने के लिए मंत्रालय और विभागों को 5 समूहों में बांटा गया है। इसके मुताबिक मंत्रालयों को सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार का दिन तय किया गया है। मंत्रालयों का विभाजन इस तरह से किया गया है कि प्रत्येक मंत्री लोकसभा में एक दिन और राज्यसभा में किसी दूसरे दिन उत्तर दें। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। संसद के दोनों सदनों के प्रतिनिधि के प्रति सरकार उत्तरदायी होती है। प्रश्नकाल की तरह ही लोकसभा और राज्यसभा में जनहित से जुड़े मुद्दे उठाने के लिए एक और व्यवस्था की गई है, जिसमें सदस्यों को सूचना देने की जरूरत भी नहीं होती। इस व्यवस्था का नाम है शून्यकाल, यानी 0 आवर। देश के ज्वलंत मुद्दे या वो मुद्दे जिसके लिए प्रश्नकाल का इंतजार नहीं किया जा सकता, वो शून्यकाल में उठाए जा सकते हैं। आइए समझते हैं प्रश्नकाल और शून्यकाल के बीच अंतर को। देश की संसद में जनप्रतिनिधि सरकार से प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रश्नकाल की तरह शून्यकाल की व्यवस्था भी संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा में की गई है। प्रश्नकाल में सवाल पूछने के लिए जहां सांसदों को पहले से सूचित करना पड़ता है, वहीं शून्यकाल में सांसद बगैर तय कार्यक्रम के महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार व्यक्त करते हैं और सरकार से प्रश्न भी पूछते हैं। लोकसभा में जहां ठीक प्रश्नकाल के बाद शून्यकाल चलता है, वहीं राज्यसभा में शून्यकाल का समय बदल दिया गया। इस तरह लोकसभा में जहां 12 बजे शून्यकाल का समय निर्धारित है, वहीं राज्यसभा में प्रश्नकाल से पहले यानी 11 बजे से शून्यकाल में प्रश्न पूछने का प्रावधान नवंबर 2014 में किया गया। शून्यकाल यानी 0 आवर नाम होने के पीछे इसके समय का होना भी माना जाता है। 12 बजे दोपहर का समय न तो मध्याह्न पूर्व का समय होता है और न ही मध्याह्न पश्चात का समय। राज्यसभा में 0 आवर का समय बदलने तक शून्यकाल 12 बजे प्रारंभ होने के कारण इस नाम से जाना जाता है। इसे आवर भी कहा गया क्योंकि पहले शून्यकाल पूरे घंटे तक चलता था, दिन के 1 बजे यानी सदन का दिन के भोजन के लिए अवकाश होने तक। वहीं राज्यसभा में इसे मध्याह्न से पहले कर दिया गया ताकि सुचारू रूप से कार्यवाही चल सके। लेकिन इससे पहले शून्यकाल की कार्यवाही 12 बजे से भोजन के लिए सदन के स्थगित होने तक चलता था। 7वीं और 8वीं लोकसभाओं में शून्यकाल 5 से 15 मिनट तक ही चलता रहा, लेकिन 9वीं लोकसभा में स्थिति बिल्कुल बदल गई, जब तक के अध्यक्ष रवि राय ने नियम के विरुद्ध 0 आवर को न्याय संगत और सम्माननीय बनाने का निर्णय लिया। कई बार शून्यकाल 2-2 घंटे तक भी चला, जिसकी वजह से सदन की आवश्यक कार्यवाही प्रभावित होने लगी। लोकसभा में सबसे पहला जो कार्रवाई है वो प्रश्नकाल होती है 11 बजे से 12 बजे तक। उसके बाद सरकारी जब भी बिजनेस शुरू किया जाए, उससे पहले का जो एक समय है जिसकी कोई समय सीमा नहीं है, उसको शून्यकाल कहते हैं। तो जो ही सदन में स्पीकर ने कहा कि प्रश्नकाल समाप्त हुआ, तो कोई भी सदस्य किसी भी विषय पर कभी कहीं से भी उठकर कोई भी प्रश्न पूछ सकता है, यानी कोई भी मुद्दा उठा सकता है। वो सरकार के विरोध में हो सकता है, जैसे कहीं बाढ़ आई है तो उसको उठा सकता है, कहीं पर जैसे कहीं मान लीजिए लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है,
या कहीं बारिश नहीं हो रही है, तो फ्री फॉर ऑल जिसको हम कह सकते हैं उसको शून्यकाल कहा गया है। शून्यकाल में ये कोई नहीं कह सकता कि काल के दौरान कौन कौन सा मामला उठ खड़ा होगा और सरकार पर किस तरह का आक्रमण कर दिया जाए। नियमों में शून्यकाल का कहीं भी कोई उल्लेख नहीं है। प्रश्नकाल के समाप्त होते ही सदस्यगण ऐसे मामले उठाने के लिए खड़े हो जाते हैं जिनके बारे में वो महसूस करते हैं कि कार्यवाही करने में देरी नहीं की जा सकती। हालांकि इस प्रकार मामले उठाने के लिए नियमों में कोई उपबंध नहीं है, तो ये माना जा सकता है कि इस प्रथा के पीछे यही विचार है कि ऐसे नियम जो राष्ट्रीय महत्व के मामले या लोगों की गंभीर शिकायतों संबंधी मामले सदन में तुरंत उठाए जाने में सदस्यों के लिए बाधक होते हैं, वो निरर्थक है। ऐसे नियम लोगों के प्रतिनिधियों की चिंता की मूल बातों और अधिकारियों के आड़े नहीं आने चाहिए। आखिर संसद एक राजनीतिक संस्था है जो लोगों के प्रतिनिधियों से बनते हैं और सदन को बिल्कुल नियम के अनुसार ही चलने का प्रयास निरर्थक हो सकता है। नियम सामान्य विनियमन और मार्गदर्शन के लिए होते हैं और उनमें समय समय पर जरूरत पड़ने पर बदलाव भी किए जा सकते हैं। लेकिन नियम समिति के अनुसार शून्यकाल में कुल उल्लेखों की संख्या प्रतिदिन 7 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और किसी भी स्थिति में 10 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। किसी भी सदस्य को उल्लेख करने में 3 मिनट से ज्यादा का समय नहीं लेना चाहिए। किसी एक सप्ताह में एक सदस्य सिर्फ एक शून्यकाल उल्लेख ही कर सकता है। 0 आवर में शून्यकाल जिसको आप कहते हैं उसमें किसी का नाम लेकर स्पीकर नहीं बोलेंगे। कोई भी सदस्य उठकर खड़ा हो सकता है और मंत्री उसका जवाब नहीं देंगे। ये शून्यकाल की व्यवस्था चलती आ रही थी, इसको अभी व्यवस्थित किया गया है। तो जिन सदस्यों ने स्पीकर को या राज्यसभा के चेयरमैन को पहले से कहा कि आज मैं ये मुद्दा उठाना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो उनका फिर वो नाम लेकर बुलाते हैं। 1-1 मिनट का समय मिलता है और अगर 15 मिनट भी शून्यकाल चल गया तो 15 सदस्य अपनी बात कह देते हैं और वो उस समय के जो मुद्दे होते हैं, ज्वलंत मुद्दे होते हैं, उसी दिन हुआ घटना या उससे पहले रात को घटना हुई, उसको भी उठाने की उनको अनुमति है। शून्यकाल में उठाए गए मुद्दे हमेशा से अखबारों में लोगों का ध्यान आकर्षित करते हैं, क्योंकि इसमें लोकतंत्र की वो ताकत झलकती है जिसमें जनप्रतिनिधि किसी भी ज्वलंत मुद्दे या राष्ट्रीय महत्व से जुड़े मुद्दे की तरफ बिना देर किए सरकार का ध्यान खींच सकता है और सवाल भी पूछ सकता है। हालांकि नियमों की दृष्टि से शून्यकाल को एक अनियमितता के तौर पर भी देखा जाता है। 0 आवर में बिना अनुमति के या बिना पूर्व सूचना के मुद्दे उठाए जाते हैं, जिसकी वजह से कई बार सदन का बहुमूल्य समय व्यर्थ भी हो जाता है। इससे सदन की विधायी, वित्तीय और अन्य नियमित कार्य का अतिक्रमण होता है। लेकिन अब तो शून्यकाल में उठाए जाने वाले कुछ मामलों की पहले से ही दी गई सूचना के आधार पर अध्यक्ष की अनुमति से एक सूची भी बनने लगी है ताकि संसद के समय का सदुपयोग हो सके। बहुत सारे विषय ऐसे होते हैं जिसपे पार्लियामेंट से क्वेश्चन मंत्री नहीं उठाते हैं, लेकिन वो अपने संसदीय क्षेत्र से संबंधित या किसी इंपॉर्टेंट विषय को लेकर के जो आम जनता से कंसर्न है, अपने कोई प्रश्न उठाना चाहता है, तो वो शून्यकाल में इन प्रश्नों को उठा सकता है और सदन का ध्यान उनकी तरफ आकर्षित कर सकता है। मंत्री उनका संज्ञान लेते हैं और शून्यकाल में उठाए गए प्रश्नों का, ये जो विषय उठाए जाते हैं, उनसे कंसर्न मंत्री को अवगत कराया जाता है और अवगत कराने के बाद उस पर जो कार्रवाई होती है उसकी सूचना भी जो है कमेटी के माध्यम से कंसर्न सदस्य को दी जाती है। मैं समझता हूँ ये शून्यकाल के समय उठाने वाले प्रश्नों पर सदस्य तुरंत कार्रवाई चाहते हैं। 0 आवर में उठाए गए प्रश्नों और विचारों पर संबंधित मंत्रालय भी जरूरत पड़ने पर आवश्यक कार्रवाई करती है। शून्यकाल में पूछे गए सवाल पर सरकार में शामिल सांसद तुरंत जवाब भी दे सकते हैं। संसदीय प्रणाली में प्रश्नकाल की तरह ही शून्यकाल भी बेहद महत्वपूर्ण स्थान रखता है, जो सांसदों को देश की जनता के प्रति जिम्मेदार और सरकार को सदन के प्रति जवाबदेह बनाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। आज के विशेष में इतना ही। उम्मीद है आपको विशेष का ये अंक पसंद आया होगा। आप ये हमारा कार्यक्रम YouTube पर भी देख सकते हैं, जहां हमें आपकी प्रतिक्रियाओं और सुझावों का हमेशा इंतजार रहता है। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए राज्यसभा टेलीविजन के साथ। नमस्कार।